आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समिश्र अवकलन। अवकलन आप सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं समिश्र अवकलन की। यानी जो जेड से बने हुए फलन होते हैं, यानी समिश्र चर से बने हुए फलन समिश्र फलन कहलाते हैं, और उन समिश्र फलनों का जो अवकलन होगा समिश्र अवकलन कहलाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन अवकलनीयता के बारे में पढ़ते हैं। अवकलन करना अपन 12th क्लास से सीख चुके हैं कि हम अवकलन के कुछ फॉर्मूले जानते हैं। अब सपोज कीजिए जब अवकलन के फॉर्मूले नहीं थे, तो उससे पहले अवकलन मतलब स्टार्टिंग में अवकलन कैसे किया गया था, तो उस डेफिनेशन पे अपन चलते हैं। ठीक है, तो माना एक फलन एफ जेड है, समिश्र फलन है और एक मानी फलन है। एक मानी फलन में आपको बताया था कि जेड का एक मान रखने पर इस पूरे का एक ही मान प्राप्त होना है, क्या कहलाता है, एक मानी। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था अनेक मानी। यह किसी प्रांत डी के लिए ये फलन है, फलन का कोई प्रांत होगा और उसके किसी बिंदु जेड नोट पर अवकलन ये कहलाएगा यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यह अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, अवकलन ये कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा, ये मतलब इसको मैंने वापस यहाँ नोट कर दिया, इसको ही अपन क्या कहेंगे, एफ जेड नोट। एफ का देखो एक सिंगल डैश है, इसका मतलब एक बार अवकलन है, एफ का एक बार अवकलन, और किस पॉइंट पर, जेड नोट पर। ठीक है, मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ का अवकलन है जेड पर। ठीक है, जेड के सापेक्ष, और किस पॉइंट पर, जेड बराबर जेड नोट पर। ठीक है, तो इसका अवकलन ये होगा। अब जितने भी अवकलन के सूत्र बने हैं वो सारे इसके अंदर पुट करके ही जो आंसर आए थे उसी से बने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि अगर आपको एक फलन दे दिया, ठीक है, उस फलन का आपको अवकलन करने के लिए पूछ रहा है। चलो पहले तो ये पूछ रहा है कि वो अवकलनीय है या नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे जेड नोट पर आपको चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जेड नोट प्लस डेल्टा जेड इस फलन के अंदर पुट करना होगा, फिर माइनस जेड नोट को फलन के अंदर पुट करना होगा और यहाँ माइनस के बाद में रख देना होगा, और बट्टे में डेल्टा जेड, और फिर इस पूरे की लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर निकाल लेनी होगी। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सोल्व करके फिर जहाँ जहाँ डेल्टा जेड है वहाँ 0 पुट कर देना। फिर जो लिमिट आए वो लिमिट अद्वितीय रूप से, मतलब जो आंसर है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो फलन है वो जेड नोट पर अवकलनीय है। अब अगर ये पूछे कि जेड नोट पर अवकलन ज्ञात कीजिए, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, तो एफ का जेड के सापेक्ष अवकलन और जेड नोट पर, तो उसका आंसर भी यही होगा, यानी जो इसका आंसर आएगा वही इसका अवकलन होगा। ठीक है, और अगर मान लो लिमिट अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, लिमिट अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे कि जो ये फलन एफ जेड है वो जेड नोट पर अवकलनीय नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर मतलब आंसर आ गया तो अवकलनीय भी है, और अवकलन वो जो आंसर आएगा वही इसका अवकलन है। और अगर लिमिट अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है तो अवकलनीय है ही नहीं, तो फिर कोई आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब अवकलज ही नहीं आएगा इसका। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे एफ जेड, यानी हमारा जो फलन है वो जेड स्क्वायर है, का जेड नोट पर अवकलज ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। एक तो आपने जैसे 12th क्लास में पढ़ा है वैसे करते हैं, तो यानी इसका जेड के सापेक्ष अवकलन, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जेड बराबर जेड नोट पुट कर देंगे। तो जेड स्क्वायर का जेड के सापेक्ष अवकलन और लास्ट में जेड बराबर जेड नोट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2z, और जेड बराबर जेड नोट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2z नोट। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन को किसने बताया कि 2z हो जाएगा इसका अवकलन, तो वो जो रिसर्च हुई थी वो इस सूत्र से हुई थी। तो अब देखिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो अवकलज की परिभाषा से डी एफ अपॉन डी जेड और जेड टेंस जेड इक्वल टू जेड नोट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन। क्या है फॉर्मूला, लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब देखो जो फलन है उसमें क्या रखना है, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड रखना है। तो फलन क्या था हमारा, ये था। तो यहाँ पे जेड प्लस जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड रखना है, तो वो यहाँ आ जाएगा, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड रख दिया। फिर रखने के बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर चुके हैं। फिर माइनस, अब जो फलन है उसमें जेड नॉट रखना है, यहाँ जेड नॉट रखना है, तो वो यहाँ आ जाएगा जेड नॉट का स्क्वायर और अपॉन में डेल्टा जेड। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर प्लस 2 जेड नॉट डेल्टा जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। जेड नॉट स्क्वायर से जेड नॉट स्क्वायर कैंसिल, ये डेल जेड इसके अंदर भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2 घात है तो 1 घात रह जाएगी, और इसके अंदर भी डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 जेड नॉट। अब क्या करना है, डेल्टा जेड की जगह 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखते क्या रह जाएगा, 2 जेड नॉट। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा था वही आंसर अब भी आ रहा है। अब मतलब मेरे बात का ये मतलब है कि अवकलज की परिभाषा से आंसर आ गया हमारे। मतलब जब तक आपके पास सूत्र नहीं थे तब तक हम कैसे डिफाइन करते थे अवकलज को, इस प्रकार डिफाइन करते थे। अब आपको क्या करा कि जो जेड स्क्वायर है उसका अवकलन 2z आ गया। अब ये आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया कि जब भी आप जेड स्क्वायर का करो कि 2z आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर अवकलज की परिभाषा से हम करते हैं तो वही आंसर आता है। मतलब पहले अवकलज की परिभाषा बनी थी और उसके बाद उसके हिसाब से सूत्र बना दिए गए थे। अब फिलहाल हम 12th क्लास से सूत्र को पढ़ते आए हैं और इस चीज़ को हम भूल चुके हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में हमें अवकलज की परिभाषा को यूज़ करके सवालों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो और सवाल देखिए। सवाल में देखिए, फलन हमारा दिया हुआ है जेड की पावर n, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, ऐसा सिद्ध करना है। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो आप कोई भी बिंदु जेड नॉट मान लीजिए। अगर आपने जेड नॉट पे सिद्ध कर दिया तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अब अगर सपोज कीजिए मैं जेड बराबर 1 पे सिद्ध करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ 1 पे सिद्ध हुआ है, न कि प्रत्येक पर। और प्रत्येक पर सिद्ध करना है तो किस पे सिद्ध कर दीजिए, जेड नॉट पर सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ अवकलज की परिभाषा से। फॉर्मूला हमारा था, जेड नॉट पे फाइंड कर रहे हैं अपन, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड। फिर वापस जेड नॉट को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, और फिर नीचे डेल्टा जेड का डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब हमारा फलन तो ये है, तो यहाँ पे अपन को जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड यहाँ रखना है इसके अंदर, या एफ जेड बराबर का प्रयोग करने पर वापस इस सूत्र पे आइए। यहाँ जेड की जगह जेड है, तो यहाँ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड पुट कर दो यहाँ पर, इसकी पावर n माइनस यहाँ जेड नॉट पुट कर दो, तो जेड नॉट की पावर n अपॉन डेल्टा जेड। अब अगर मैं इसका विस्तार करूँ तो कौन से फॉर्मूले से होता है, a प्लस बी की पावर n, यानी वो द्विपद पर में यूज करते हैं अपन। द्विपद पर में आपको पता होगी NC0 फिर NC1 ऐसे करके यूज करते थे अपन। तो NC0 उसका मान हो जाएगा n, और फिर जो 0 है वो इसकी पावर में लग 0 इसकी पावर में लग जाती है, और n इसकी पावर में, यानी जेड नोट की पावर n। ठीक है, फिर प्लस NC1 आता है, उसका मान हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका मान तो 1 होता है, NC1 का मान n हो जाता है, और जेड नॉट की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, और इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर ये आगे चलता रहेगा, और लास्ट में क्या है अपने पास, जेड नॉट की पावर n और बट्टे डेल्टा जेड। अब देखो ये वाली टर्म इस टर्म को कट कर रही है,
तो अब आपके पास क्या रहेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो एन जेड नॉट एन माइनस वन डेल्टा जेड और प्लस डैश डैश अब देखो इसकी पावर यहाँ पर एक है, फिर अगली जो टर्म आएगी उसमें 2 पावर हो जाएगी, फिर उसकी अगली टर्म में 3 पावर हो जाएगी और जो लास्ट टर्म होगी उसमें n पावर हो जाएगी। अब जब ये इसको सबको डिवाइड करेगा तो यहाँ से तो ये कट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एन जेड नॉट एन माइनस वन, यहाँ से तो ये कट हो जाएगा। एक टर्म और लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एन सी टू जेड नॉट की पावर एन माइनस टू और डेल्टा जेड की पावर 2, ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे रह जाएगा एन सी टू जेड नॉट की पावर एन माइनस टू, इसकी एक पावर को कट कर देगा लेकिन एक पावर तो रह गई ना, और ऐसे करते करते सब में कुछ ना कुछ डेल्टा जेड की कोई ना कोई पावर रहेगी। अब लिमिट डेल्टा जेड टू 0, अब ये जब यहाँ सब में रहेगी तो ये 0 रखोगे तो सारे आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास रह जाएगा एन जेड नॉट एन माइनस वन। तो ये अवकलन आ गया जेड के सापेक्ष और z बराबर z नॉट पर। अब आप देखो जो हमारा सवाल था z की पावर n, अगर आप इसका डायरेक्ट अवकलन करो तो भी यही आता है n z की पावर n माइनस वन, तो n z की पावर n माइनस वन, और किस पे ज्ञात करना था, z बराबर z नॉट पर, तो z की जगह क्या रख दिया, z नॉट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम मतलब जो सवाल हम 12th क्लास में सूत्रों से करते थे वही हम इस बार किससे करें, अवकलज की परिभाषा से कर रहे हैं। ये आपको प्रदर्शित करना है, न कि सूत्र का यूज़ करके आंसर निकालना है। सूत्र का यूज़ करके आंसर भी निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ ये ऐसे कह रहा है कि अवकलनीयता को प्रूफ करना है यहाँ पर, इसलिए हम इसकी परिभाषा को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।